Dear student, after a comprehensive discussion on OLS estimation in eViews, हमने ये भी डिस्कस किया how to interpret the findings, and in previous modules we have discussed about the like interpretation in terms of log form, in terms of semi-log form, in terms of reciprocal model में जिस वक्त वेरिएबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा हमने इंटरप्रेट भी फाइंडिंग्स को उसी पैटर्न पे करना होगा। अगर हम लॉग फॉर्म है और उसको यूनिट्स में एनालाइज करेंगे तो हमारी फाइंडिंग्स रिलायबल नहीं होगी, हमारी डिस्कशन रिलायबल नहीं होगी। तो इस तरह हमने इस चीज़ की केयर करनी होगी। सेकंड, जब हमने डायग्नोस्टिक्स देखे, हमने सीरियल कोरिलेशन को देखा, डर्बन वाटसन की वैल्यू हमारे पास थी, हमने हेट्रोस्कीडेस्टिसिटी टेस्ट देखा। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ रेजिडुअल, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेजिडुअल किधर जा रहे हैं। क्योंकि ओएलएस एस्टिमेशन में जो मेजर फोकस होता है दैट इज ऑन द रेजिडुअल या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। एक तो है जो मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी, वो तो इशू रिजॉल्व हो गया, बट व्हाट इज हैपनिंग विद द मिसिंग एलिमेंट्स, कि जिन चीज़ों को हमने मॉडल में डिस्कस नहीं किया उनका पैटर्न क्या है या एरर का पैटर्न किधर जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ईव्यूज इसमें हमें हेल्प करेगा कि जब हम डिफरेंट मॉडल्स रन करते हैं तो उनका जो एरर का पैटर्न है वो चेंज होता है, और एरर का पैटर्न इज हाईली एसोसिएट विद diagnostics, specifically with serial correlation, with the heteroscedastic test, even with the Durbin-Watson test, with R-scale, with the significance of coefficient, इन सब के साथ एसोसिएट होता है। और किस तरह हम डिफरेंट मॉडल का रेजिडुअल का पैटर्न देख सकते हैं, उसके लिए हम ईव्यूज में रेजिडुअल को एस्टिमेट करके देखते हैं। दिस इज आवर लाइक ईव्यूज वर्क फाइल, एंड ईव्यूज वर्क फाइल में we have already discussed about residual in export and like GDP model. हम एक और मॉडल कोई भी रन करते हैं, like we have inflation and unemployment, and you have the idea of inflation and unemployment. After selection of inflation and unemployment, click on the open as a equation, and open as a equation, the method is least square, sample is 72 to 2019, click OK। तो हमारे पास एक नई रिग्रेशन आ जाएगी जिसमें योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अनएम्प्लॉयमेंट, के ड्यू टू चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जो है उसका नेगेटिव एसोसिएशन है। और आप फिलिप्स कर्व भी पढ़ चुके हैं कि देयर इज ट्रेड ऑफ, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, या जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों की इनकम बढ़ रही होती है। थ्योरेटिकली आप इसको फिलिप्स कर्व के रेफरेंस से डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें आप लोग देख रहे हैं द कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट एट 1%, इवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट इज 0.000, आर स्केयर इज 19%, मॉडल में बहुत कम एक्सप्लेन वेरिएशन है विच इज ओनली लाइक 19%, whereas 81% changes in dependent variable are not explained by the model। आर स्केयर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया है, और यहाँ पे हमारी वो स्पूरियस की जो पहली असम्पशन होती थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए हमारा मॉडल कंपैरेटिवली बेस्ट है। सेकेंडली, इसको एक और चैनल से आप सॉल्व कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द क्विक, you can use like this option, estimate the equation, and in estimate the equation again you have the same window, and in same window you can write your dependent variable which is inflation space, C stands for constant, and unemployment। इसको आप लोग जब यूज करेंगे तो यू हैव द लिस्ट के, हम इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं, वहां पे हम वेरिएबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इक्वेशन में ओपन करते हैं। इसको डायरेक्ट एस्टिमेट इक्वेशन में जाके हम अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल खुद इसको दे सकते हैं, और ओके, एंड द रिजल्ट्स आर सेम एज लाइक योर प्रीवियस मॉडल। दोनों वैल्यूज सिग्निफिकेंट है। अब पहले हमने कांस्टेंट लिखा है तो उसने सी की वैल्यू पहले दे दी है, अनएम्प्लॉयमेंट बाद में लिखा है तो उसकी बाद में वैल्यू आ गई है, एंड देयर इज अगेन नेगेटिव एसोसिएशन, आर स्केयर इज सेम 0.19, डर्बन वाटसन इज 1.06। द नेक्स्ट इज व्हाट इज हैपनिंग विद रेजिडुअल्स, और रेजिडुअल के लिए यू कैन चेक द रेजिडुअल ग्राफ बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल एंड रेजिडुअल ग्राफ, and now the graph of residual is entirely different as compared with your previous model. Now the mean is almost constant,
the value is moving near to 0, and there is not very much high heteroscedasticity or serial correlation. Even you can check the diagnostics by residual diagnostics, and you can check the serial correlation, and for serial correlation, no, the value is entirely different. There is still the problem of correlation, but now the value increased from 0.00 to 0.0025. In the same pattern, you can check the normality. Now it's comparatively better than your previous model, and if you click on the view residual diagnostics and click on the heteroscedasticity like BPG मॉडल, ब्रूच पैगन मॉडल पे आप जाते हैं, तो अगेन ये फिर कह रहा है कि आपका 1% पे ये बता रहा है कि आपके जो है हेट्रोस्कीडास्टिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, एरर आर हेट्रो। 5% पे भी नहीं है, द कोएफिशिएंट वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट मोर देन पॉइंट, लाइक इट्स नॉट लेस देन 0.05, इट्स ग्रेटर देन 0.05, विच मीन्स के हेट्रोस्कीडास्टिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इफ थ्रेशोल्ड लेवल इज 5 तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम जब मॉडल चेंज करते हैं तो उसकी अजम्पशन भी चेंज हो जाती है, और अजम्पशन के लिए अगेन बताया द क्राइटेरिया इज सेम, कि इसी क्राइटेरिया से आप उसकी सीरियल कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, आप हेट्रो चेक कर सकते हैं, आप उसकी नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। यानी जितनी अजम्पशन हमने पढ़ी है, ई व्यू एक क्लिक की बेस पे आपको उन सब के रिजल्ट आपके साथ शेयर कर सकता है।